नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पार्ट टू सक्सेस पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम मोहित है और मैं एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कैसे बनते हैं, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उसकी इन हैंड सैलरी है और प्रमोशन उसकी हायर की क्या होती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एज एन एएसओ क्या एक्सपीरियंस रहा अब तक। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एएसओ की सिलेक्शन प्रोसीजर से। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एएसओ का जो एग्ज़ाम होता है वो एसएससी सीजीएल के थ्रू हम एएसओ बनते हैं। सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो भरेंगे, उसके बाद उसके 4 टायर होते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1, उसके बाद उसकी कट ऑफ क्लियर करने के बाद फिर आप टायर 2, उसके बाद आपका टायर 3, उसके बाद फिर आपकी टायर 4 होता है। और सीएसएस में एएसओ बनने के लिए टायर 4 भी क्लियर करना जरूरी होता है, उसके अंदर सीपीटी होता है। जब आप एसएससी के चारों टायर को क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है। पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम आपको सीएसएस पहले प्रेफरेंस में भरनी है। सीएसएस पहली प्रेफरेंस भरने के बाद अगर आपका स्कोर अच्छा है, जो सीएसएस की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, तो आपको सीएसएस मिल जाती है। उसके बाद आपसे मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस भराई जाती है। सीएसएस के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं और आप अपनी मन मर्जी की मिनिस्ट्री को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री मिल जाएगी और ऐसे आप सीएसएस में एएसओ बन जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल एएसओ की क्या होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है एएसओ का वो होता है नोटिंग और ड्राफ्टिंग। सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाई जाती है वो होती है नोटिंग और ड्राफ्टिंग। नोटिंग और ड्राफ्टिंग क्या होती है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना आने की वजह से लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद हो गई थी। उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस दोबारा स्टार्ट होनी थी। तो एक सीएसएस में कोई भी काम होता है एक प्रोसीजर से होता है। तो उसके प्रोसीजर का पहला स्टेप क्या था, उसका पहला स्टेप ये था कि हमें दोबारा बायोमेट्रिक स्टार्ट करनी है। बायोमेट्रिक स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एएसओ एक नोट बनाएगा। नोट में क्या लिखेगा कि अब लॉकडाउन हट गया, लॉकडाउन हटने की वजह से अब हम बायोमेट्रिक दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। उस नोट को हम इंटरनल अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। इंटरनल अप्रूवल में क्या होता है कि जो एएसओ है, एएसओ से ऊपर सेक्शन ऑफिसर होता है, सेक्शन ऑफिसर से ऊपर अंडर सेक्रेटरी, ऐसे ही वो फाइल ऊपर तक ऑफिसर्स के पास जाती है और फिर वो साइन होके आती है। तो नोटिंग का काम क्या होता है कि इंटरनल जो डिपार्टमेंट के अंदर जो अप्रूवल लेना होता है वो नोटिंग होती है। उसके बाद वो चीज़ नोटिंग की अप्रूवल मिल गई, अब वो इम्प्लीमेंट करनी है। कोई चीज़ की अप्रूवल मिलने के बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट का काम होता है अप्रूवल लेके उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करना। अब एक ड्राफ्ट बन जाएगा, ड्राफ्ट में ये लिखा होगा कि ऐसे ऐसे लॉकडाउन हट गया है, इसकी वजह से हम बायोमेट्रिक दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, और वो हर जगह सर्कुलेट कर देंगे। तो ऐसे नोटिंग और ड्राफ्टिंग हम करते हैं। अब मेन उसके अलावा जो नॉर्मल ऑफिस वर्क होता है, जैसे कोई ऑफिस में लोग आते हैं उनसे डीलिंग करनी होती है, कोई कुछ पूछता है, ये नॉर्मल काम ऑफिस का भी, ये भी एएसओ का होता है। कोई चीज़ कुछ पूछे तो उसका अच्छे से आपको जवाब देना होता है। उसके अलावा जो आरटीआई लगती हैं, किसी भी सेक्शन के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर आरटीआई लगती है, या कोई पार्लियामेंट का क्वेश्चन आता है, उन सभी का जो रिप्लाई बनाना होता है वो भी एएसओ का ही काम होता है। उसके अलावा जो बिल वगैरह बनाने होते हैं सैलरी के, वो भी एएसओ ही प्रिपेयर करते हैं। कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी के बिल बनाने हैं, वो कैश सेक्शन का काम होता है, उसमें भी एएसओ ही होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि सीएसएस के अंदर कोई भी काम एक प्रोसीजर से होता है। तो जो भी अप्रूवल लेना होता है तो फाइल एक चेन में चलती है कि अपने एएसओ से एसओ के पास जाएगी, तो हमेशा अपने सीनियर को फाइल पुटअप करनी होती है। तो कोई भी फाइल होती है वो एक एएसओ अपने सेक्शन ऑफिसर को पुटअप करता है। अब उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि एक नोटिंग इंटरनल अप्रूवल के लिए तो होगी, वो चीज़ हमें कुछ नई स्टार्ट करनी है। उसके अलावा अगर किसी दूसरी मिनिस्ट्री से या किसी दूसरे बंदे का लेटर कुछ आता है तो उसका भी रिप्लाई एक एएसओ ही बनाता है। उसकी रिप्लाई के लिए भी पहले एक नोट बनाएगा जिसे अप्रूवल लेगा कि ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। उस चीज़ का अप्रूवल मिल जाएगा नोट से, तो ड्राफ्ट बन जाएगा। ड्राफ्ट के साइन होने के बाद उस ड्राफ्ट को हम भेज देंगे। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि
ये सोचते हैं कि इस मिनिस्ट्री में कम काम है, इस मिनिस्ट्री में ज़्यादा काम है, तो हमें ये मिनिस्ट्री लेनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ लेनी चाहिए, उसमें कम काम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ज़्यादा काम होगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी जो सेक्शन है उस पर काम डिपेंड करता है। एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो काम एक सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका सेक्शन कौन सा है। और सेक्शन जो होता है वो रेंडमली अलॉट होता है, उसमें वो आपके हाथ में नहीं होता कि आपको कौन सा सेक्शन लेना है। तो जब भी आप किसी भी मिनिस्ट्री के लिए अप्लाई करें तो अपनी बेस्ट मिनिस्ट्री के लिए अप्लाई करें। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इन एंड सैलरी। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2018 में हुआ था और मेरा जो ज्वाइनिंग हुई वो हुई अगस्त 2021 में। तो मेरी अभी फ़िलहाल अप्रोक्स इन एंड सैलरी है वो अप्रोक्स है 70,000। अब आते हैं हम प्रमोशनल हायरार्की पे। एसएससी सीजीएल के अंदर जितनी भी पोस्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रमोशन मिलते हैं आपको एएसओ में ही। तो सबसे पहला जो प्रमोशन होता है एएसओ का वो होता है एसओ में, सेक्शन ऑफिसर। उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है। अगर आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आपका 6-7 साल में प्रमोशन हो जाता है और आप 4600 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं उसके 4 साल के बाद आपका 5400 ग्रेड पे हो जाता है। कोई भी 4800 ग्रेड पे की जॉब है उसमें ऑटोमेटिकली वो 5400 ग्रेड पे हो जाता है 4 साल के बाद। और ये एक गैजेटेड पोस्ट होती है, लेकिन क्लास बी की ही पोस्ट होती है। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर के बाद अगले 7 से 8 साल लग जाते हैं अंडर सेक्रेटरी बनने में। ऐसे ही 7 से 8 साल अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी बनने में। अंडर सेक्रेटरी से क्लास ए की जॉब स्टार्ट हो जाती है, वो 6600 ग्रेड पे होता है। उसके बाद जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है वो होता है आपका 7600 ग्रेड पे। उसके बाद आपका डायरेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर बनने के बाद आपका 8700 ग्रेड पे हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारे साल की सर्विस हो जाती है तो जेएस तक भी पहुंच सकते हैं। जेएस भी सीएसएस कैडर के ही अंदर आता है। जेएस का मतलब होता है जॉइंट सेक्रेटरी और उसका है 10,000 ग्रेड पे, जो कि बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एएसओ से एसओ और एसओ से फिर यहाँ पे 4 साल में 5400 ग्रेड पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ से 6600 इसका डीएस का जो 7600 ग्रेड पे होता है और डायरेक्टर का 8700 ग्रेड पे। तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो डीएस या डायरेक्टर तक पहुंच पाते हैं और जिनकी ज़्यादा कम एज में लग जाते हैं और ज़्यादा लंबी सर्विस होती है वो जीएस तक भी पहुंच सकते हैं। अब हम आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें सीएसएस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग। फिर जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम नंबर प्रमोशन होते हैं और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कोई करप्शन नहीं होता। उसके अलावा कोई फील्ड वर्क नहीं होता। लाइफ टाइम डेस्क जॉब होती है। इसको कुछ लोग प्रो मान लेते हैं, कुछ लोग कॉन्स भी मान लेते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए। और लगभग 2.5 to 3 मंथ्स में इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है फाइनल लिस्ट आने के बाद। उसके अलावा फिक्स जॉब की टाइमिंग होती है 9 to 5:30, 8.5 घंटे की जॉब होती है। लड़कियों के लिए ये जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब मानी जाती है क्योंकि लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टिंग होती है। अगर आपका ट्रांसफ़र भी होता है एक मिनिस्ट्री से दूसरी में तो भी आप दिल्ली में ही रहते हैं और फिक्स जॉब की टाइमिंग भी होती है। उस वजह से लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब मानी जाती है। उसके अलावा जब कुछ साल होने के बाद रिपीटिवली सेम काम करने के बाद कुछ लोग थोड़े से बोर हो जाते हैं क्योंकि रिपीटिवली काम होता है। और कुछ सेक्शंस में तो यही होता है, जैसे पेंशन का काम हो गया, मेडिकल का काम हो गया, इस टाइप का काम रिपीटिवली सेम काम होता है। तो कुछ सेक्शंस में ऐसा होता है कि कुछ नया सीखने को नहीं होता, लेकिन फिर ये होता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर नया चीज़ आपको सीखने को मिलने लग जाता है। उसके अलावा जो मेन दिक्कत है सीएसएस में या दिल्ली में जो भी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें क्वार्टर गवर्नमेंट के बहुत ही लेट मिलते हैं। आपको 8 से 10 साल भी लग जाते हैं कम से कम क्वार्टर मिलने में। तो दोस्तों ये था सीएसएस के बारे में एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, क्या मेरी जर्नी रही है अब तक सीएसएस में एज एन एएसओ। तो मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2018 में हुआ और मेरी ज्वाइनिंग हुई 5 अगस्त को। और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में हमें नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह सिखाई गई, काफ़ी कुछ सिखाया गया, हमें पढ़ने को मिला काफ़ी। और कोरोना की वजह से जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग हमारी मोस्टली ऑनलाइन हुई, तो उससे हमें क्या हुआ कि ऑफिस में डेली जाते थे। तो मैंने जो अब तक देखा है,
जो ASO होता है CSS में, उसको काफ़ी ऑफिस में रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि ASO से ऊपर सिर्फ SO ही होता है। और कोई भी फाइल है, वो फाइल हम पुटअप करेंगे, वो पुटअप करने के बाद सीनियर के पास जाएगी। तो शुरू में जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कुछ आता नहीं था, और सीनियर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो भी आपके ऑफिस में माहौल होता है, हर चीज़ बताते हैं आपको। और सबके सेक्शन में भी ना होता हुए, लेकिन मेरे सेक्शन में ऐसा हुआ कि मेरे जो सेक्शन ऑफिसर हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अगर कुछ मिस्टेक्स हो भी गई तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये नहीं होता कि आपको ऐसे समझाएंगे कि आपने ये गलती कर दी, इसका ये कंक्लूजन हुआ, ये वो। आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि इस गलती से ये चीज़ हो सकती है, तो आपको ऐसे ऐसे ध्यान रखना चाहिए। तो ASO में मैंने अब तक मोस्टली नोटिंग ड्राफ्टिंग ही की है, कि कुछ नया प्रपोजल करना है तो नोटिंग ड्राफ्टिंग कर ली। उसके अलावा नोटिंग ड्राफ्टिंग के अलावा कोई दूसरी मिनिस्ट्री से या कुछ लेटर आता है तो उसका रिप्लाई बनाने के लिए भी नोटिंग ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो एज एन ASO अब तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो लाइफ टाइम दिल्ली की मुझे पोस्ट भी चाहिए थी, तो मेरे लिए ASO इन CSS बेस्ट जॉब रही है। आई होप मैं आप लोगों को बता पाया हूँ कि ASO CSS में उसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।